अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज हम चूँकि इथनो मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने हराल्ड गारफिंकल का डेवलप किया हुआ एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूं जो आजकल सोशल साइंस रिसर्च में, स्पेशली इन द पोस्ट पैंडेमिक टाइम्स, क्योंकि हम कोविड-19 के टाइम से गुजरे हैं, नहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब जो भी रिसर्चेस हो रही हैं सोशल साइंसेस के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो तब तक कंप्लीट होंगी और उन पर ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा कोविड के रिलेटेड। देयरफॉर चाहे वो इथनो मेथोडोलॉजी एज अ मेथड हो या इथनो मेथोडोलॉजी एज अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हो, हमें हराल्ड गारफिंकल के ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। क्योंकि एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है एज अ डिसरप्शन इन व्हाट, जो एक एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर होता है, नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है, जो होता है और दिखता नहीं है, एक टेकन फॉर ग्रांटेड सोशल ऑर्डर, जो तभी समझ में हमें आता है जब उसमें कोई डिसरप्शन हो, जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करने की कोशिश फिर से एक बार करता हूँ, जो मेरे बाकी इथनो मेथोडोलॉजीज़ पे वीडियो हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आपने नहीं देखे हैं। इथनो मेथोडोलॉजी एक ऐसा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो हराल्ड गारफिंकल ने डेवलप किया और उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया उनकी 1967 की किताब स्टडीज़ इन इथनो मेथोडोलॉजी में। और इथनो मेथोडोलॉजी का बिल्कुल लफ्ज़ी माने अगर हम कहें तो पीपल्स मेथड्स, कौन से मेथड जो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को, अपनी इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है उसको मीनिंग दे सके, और जो एवरीडे एक्टिविटीज़ होती हैं मेंबर्स को, उसका एक मीनिंग निकालें, उसको समझें, और जो विजिबली रैशनल, रिपोर्टेबल या अकाउंटेबल जिसे हम कहेंगे एक्टिविटीज़ हैं, उनका माने समझें। तो इथनो मेथोडोलॉजी ये है। इथनो मेथोडोलॉजी के अंदर बाद में उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, जैसे डॉक्यूमेंट्री मेथड, जैसे कन्वर्सेशनल एनालिसिस, जैसे इंडेक्सिकलिटी, जैसे रिफ्लेक्सिविटी, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैन इज़ अ कल्चरल डॉग। दैट मीन्स इंसान कल्चर के अधीन है और ये वही करता है जो इसे इन कंप्लायंस विद द कल्चरल नॉर्मेटिव सेट स्ट्रक्चर रखता है। और बाद में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि घर में जाओ और एक किराएदार की तरह रहो, ब्रीच करो, लेट अस सी क्या होता है। क्योंकि अभी जो कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस को स्टडीबल बनाने के लिए, कॉमन सेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, या इस एस्टैब्लिश्ड कॉमन सेंसिकल नॉर्मेटिव सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये तभी समझ पाएंगे जब इसमें हम ब्रीच करेंगे, जब इसको हम डिसरप्ट करेंगे। तो दोस्तों, उनके स्टूडेंट्स घर गए और उन्होंने बोर्डर या लॉजर की तरह रहना शुरू किया, और ये यहाँ से शुरुआत की गारफिंकल ने अपने ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनके कुछ के घर वालों ने कुछ दिन नोटिस नहीं किया, बाद में कई घर वालों ने अपने बच्चों को कहा कि ये कैसे रह रहे हो, मतलब उन्होंने इस पर एतराज़ जताया कि अपने इस, जब वो समझ गए कि ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई लैब नहीं है और तुम हमको लैब के चूहे मत समझो, हम पर एक्सपेरिमेंट मत करो। तो जब भी एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर नॉर्मेटिव, जो विजिबल भी नहीं होता, ब्रीच होता है, तभी समझ में आता है कि ऐसा कोई ऑर्डर है, जो एक अनसेड, अनरिटन जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के, आप उन्हें ब्रीच करिए, तभी उनकी अहमियत समझ में आती है। जैसे मान लीजिए आप फ्यूनरल में गए किसी के और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप पर नज़रें होंगी, जो लोग आपको बहुत ही स्कॉर्नफुल और गुस्से से देखेंगे। आप किसी की ताज़िया कर रहे हैं, किसी के घर का कोई अफराद फर्द चला गया है, तो आप एक स्माइलिंग वे में नहीं कर सकते। अगर आप उस ऑर्डर को ब्रीच करना चाहते हैं, करके देखिए ऐसे, यू विल फील यू आर क्रिटिसाइज्ड, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या आप किसी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ शोर मचाइए,
फ़ौरन आपको टोक दिया जाएगा। आप जब खाना खाते हैं तो ये जो चप चप होती है, आई मीन जब हम मेस्टिकेट करते हैं और आवाज़ निकालते हैं, मुंह खोल के कोई चीज़ चबाते हैं, तो आप पर फ्राउन होगा। ये जो कॉमन रूटीन लाइफ है, जब हम इसके वो अनरिटन रूल्स को, अनसेड रूल्स को ब्रेक करते हैं, तभी समझ में आती है उनकी इफादियत, उनकी अहमियत। मैं अब जिस संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ, चूँकि रिसर्च के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँ कि स्पेशली इन टुडेज एरा, पोस्ट पैंडेमिक, अगर हम अभी वेरी लूजली कह सकते हैं किसी हद तक, जबकि पैंडेमिक अभी पूरी तरीके से पूरी दुनिया से गायब नहीं हुआ है, अगर हम आज के एरा को पोस्ट पैंडेमिक कहें, तो जो भी रिसर्चेस अब हो रही हैं, उनमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किस चीज़ का, कि इसको एक पैंडेमिक पर्सपेक्टिव से कैसे समझा जाए, और आपने ये जो काम किया है इसका व्हाट इज़ द पैंडेमिक पार्ट ऑफ इट, ये बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ, मैंने एक आर्टिकल में भी ये लिखा है, हराल्ड गारफिंकल का जो कॉन्सेप्ट है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, हम ये ईजिली कह सकते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकते थे, ये जो पैंडेमिक था, ये जो कोरोना वायरस या कोविड-19 या जो वुहान से शुरू हुआ लेट दिसंबर 2019 में, वो अपने आप में प्रूव हुआ एज अ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। वो अपने आप में डिसरप्शन प्रूव हुआ, बिकॉज जो एक सेट सोसाइटल नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर था, जो सेट सोशल कोड्स थे, वो इसने एकदम ब्रेक कर दिए और एकदम से एक नई तर्ज ज़िंदगी शुरू हो गई, जिसमें सोशल डिस्टेंस, रेगुलेशंस और यूज़ ऑफ थिंग्स दैट वी वेर नॉट यूजिंग। अच्छा, जिसमें फ़ौरन वुहान से जब शुरू हुआ और अमेरिका पहुंचा तो फ़ौरन रेसिज्म शुरू हुआ कि ये चाइना वाले, सारे एशियन लोगों को ब्रांड किया जाने लगा, रेसिज्म शुरू हुआ। उसके बाद एजिज्म शुरू हुआ कि ये बूढ़े लोग इससे ज़्यादा मर सकते हैं, ये बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बाद एबलिज्म शुरू हुआ कि नहीं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या जिनको हम डिसेबिलिटी से जो जूझ रहे हैं, उनको ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे बहुत सारे, अच्छा अगर इंडियन सिचुएशन में देखा जाए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, तो लॉट मेनी सुपरस्टिशंस केम इनटू बीइंग। तो और जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पे खाली बीचेस, खाली ऑफिसेस, खाली रोड्स, खाली एयरपोर्ट्स, जो वो सारा जो वो सोशल कोड्स थे, जो वो सेट स्ट्रक्चर था, एकदम ब्रीच था। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 वाज डेफिनेटली अ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। और इसने हमें क्या सिखाया? एक नॉर्मेटिव ऑर्डर जो पहले था उसको डिसरप्ट करता है वुहान वायरस, और बाद में 1-2 साल चला आराम से, अभी तक कई चल रहा है। एक नया ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ, एक नया सोशल ऑर्डर, एक नए सोशल कोड्स, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के आपने देखे होंगे। यहाँ पर ऐसे दुकानों पर लोगों ने मार्क किया कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, लाइनों में भीड़ मत लगाइए, मेंटेन द डिस्टेंसेस। डाइटरी चीज़ें बहुत सारी बदल गई, लोग ज़्यादा ब्लैक टी, कहवा पीने लगे। इट वॉज मोर और लेस अ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने एक नए सोशल कोड्स को, एक नए सेटअप को ऑर्डर दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो रिसर्च का एरिना है, रिसर्च के एरिना में भी अपने आप में कोविड टाइम्स ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट साबित हुए। जो रिसर्चर्स की जो सेट रूटीन थी, व्हेन इट कम्स टू फील्ड वर्क, रिव्यू लिटरेचर, डिपार्टमेंट आना, लैब में जाना, लाइब्रेरी में जाना और गाइड से मिलना और बाकी जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट करना, खुसूसन फील्ड, क्योंकि नाउ फील्ड वाज अ डेंजरस फील्ड, field was a vulnerable field, rather there was no field at all and the labs were closed. जो ये बच्चे हैं, ये
बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरे। इन्होंने वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट देखा गारफिंकल का, दे लिव्ड इट लिटरली, और इनका टाइम शेड्यूल डिसरप्ट हुआ। इनका जहां सबमिशन था वहां सबमिशन नहीं हो पाया, जहां प्रेजेंटेशन थी वहां प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, जहां पब्लिकेशंस के लिए लोग लिखना चाहते थे वहां वो लिख नहीं पाए, बिकॉज पीपल वेर डाइंग, पीपल वेर जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट टू सर्वाइव एंड टू सर्वाइव हेल्दी एंड टू बी फ्री फ्रॉम द वायरस। देयरफॉर जो सारी रिसर्च की एक्टिविटी थी उसको एक धचका लगा, और उस बीच में वैक्सीन एफर्ट्स का जो रिसर्च है, जो वैक्सीन लैब्स स्पेशली और जो मेडिसिन लैब्स, वो तो उनका काम उनका काम भी इसलिए ब्रीच हुआ कि वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ, उनका जो मतलब हार्ड वर्क वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ, वो भी अपने आप में एक ब्रीच था। देयरफॉर जो स्पेशली जैसे मैंने कहा रिसर्च फील्ड वाले जो इथनोग्राफिक काम थे, फील्ड विजिट्स रिलेटेड रिसर्चेस थे, वो सारे डिसरप्ट हुए, वो सारे डिले हुए, रादर वो सबमिशंस हुए नहीं, और बहुत सारे फील्ड्स का पूरा उलट पुलट हुआ, पैराडाइम बदल गया, मीनिंग्स बदल गए। जो क्वेश्चंस कोविड से पहले सोचे थे, जो थीम्स कोविड से पहले सोचे थे, वो सारे बदल गए थे, और फील्ड वॉज सो डेंजरस, फील्ड वॉज सो अनवेलकमिंग, फील्ड वॉज सो अनहेल्दी कहेंगे, क्योंकि रिसर्चर पहले जान बचाए या फील्ड में जाए, रिसर्चर पहले अपने घर वालों को बचाए या लैब में चला जाए। तो एक क्लियर डिसरप्शन था दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे हराल्ड गारफिंकल के ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को समझाना चाहता हूँ कि अगर हम जो टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज है, जो कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे ऑगस्ट कॉन्ट ने भी कहा था, इट इज़ द डेड हु गवर्न द लिविंग, मैं बार बार कहता हूँ, और गारफिंकल ने कहा मैन इज अ कल्चरल डॉग। अल्टीमेटली हम सब कल्चर के ही अधीन आते हैं, जिससे जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, कल्चर इज व्हाट इट्स, और जो कल्चरल जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो बाकी रेगुलेशंस हैं, वो इंसान ने ही बनाई है सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग। इट्स ऑल सोशल कंस्ट्रक्शन, जिनके हम बाद में खुद ही हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही हम इनके अधीन होते हैं। देयरफॉर जब भी जो सोशल साइंस स्टूडेंट्स जो फील्ड वर्क रिलेटेड इथनोग्राफीज करते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल काम कर रहे हैं, या इथनोमेथोडोलॉजिकल काम कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, उनको ज़रूरी है उनके लिए वो एक पेंडेमिक पर्सपेक्टिव अपनी रिसर्च में लाएं, और पेंडेमिक पर्सपेक्टिव में ये जो कॉन्सेप्ट है गारफिंकल का ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स, इसको ना भूलें, और ताकि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है या जो मैथडोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इथनोमेथोडोलॉजी का समझा जाए, और एक पेंडेमिक पर्सपेक्टिव का एक बेहतरीन पोर्ट्रेयल हो, एक साइंटिफिक पोर्ट्रेयल हो, एक मैथडोलॉजिकली करेक्ट पोर्ट्रेयल हो। थैंक यू।